वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं 25 में एमपीपीएस की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है आपकी प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर यानी कि कारखाना निरीक्षक, इन तमाम पदों की जो वैकेंसी जारी की गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसके विषय में कुछ चर्चा आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि अब जो ये वैकेंसी आई है इसकी कुछ फॉर्म्स की डेट और फॉर्म डालने की डेट वगैरह आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। कुछ नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह भी दी हुई है, तो वो सब बेसिक जानकारी तो है ही है, और साथ ही साथ उसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी है, उसके लिए हम क्या क्या चीजें लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चर्चा आज के इस सेशन में मैं आपसे करने वाली हूँ। ठीक है। हाँ, अब क्योंकि इसके लिए इस परीक्षा के लिए कम ही समय बचा हुआ है, तो हमको अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, तो अभी जो है ये राइट टाइम है कि आप इसकी तैयारी सीरियसली शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो तो किसी भी समय आ सकती है। क्योंकि अगर आयोग की तरफ से एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है आपके फॉर्म फिलअप करने की, नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई है, एक नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि किसी भी समय जो है वो एग्जाम की डेट आ जाएगी। और अभी जो इसका सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें नॉन टेक वाला भी एक बड़ा पोर्शन है, टेक्निकल का भी बड़ा पोर्शन है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एक एडिशनल चीज है जो जनरली कैंडिडेट्स अलग से किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो एक अलग ही टॉपिक है या एक अलग ही पोर्शन है जो जनरली आपके किसी और एग्जाम में जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, जैसे जेई के लिए अगर आप कर रहे हैं या व्यापम के लिए कर रहे हैं या एसएससी जेई के लिए कर रहे हैं, तो उनमें किसी भी सिलेबस में वो वाला पोर्शन जो कि इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, उसका 4 यूनिट्स है, वो किसी और एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना होता है। तो वो अपने आप में एक एडिशनल चीज है जिसको प्रिपेयर करना रहता है। साथ ही साथ आपका नॉन टेक और टेक्निकल, ये दोनों चीजें तो रहती ही रहती है। अभी अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जो है एग्जाम के लिए मिलेगा। नेविगेट इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है, तो आप में से जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं कुछ न्यू बैचेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ हम एक स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें भी इस सेशन में करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी ये जो आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें उन्होंने आपको एक डेट दे दी है कि आपको एप्लीकेशन कब से डालना है। तो 14 फरवरी से आपके एप्लीकेशन जो है वो डलना शुरू होंगे, और 13 मार्च तक यानी कि 13 मार्च तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो रफली आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप कि कोई मतलब किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए भी डेट्स दी हुई है कि आप कब तक उसको सही कर सकते हैं। ये अब जहां तक है कि भाई आपको कब परीक्षा होगी, तो एग्जाम की कोई तिथि अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है, पर आप एक अंदाजा ये मान के चल सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन फिलअप करने की जो तारीखें हैं वो मार्च में है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल तक आपकी परीक्षा, अप्रैल एंड तक मान लो या मिड अप्रैल तक मान लो, तो हम एक टेंटेटिव डेट अपनी तरफ से अप्रैल लेके चलते हैं कि अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी। क्यों हम अप्रैल लेके चल रहे हैं लगभग, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम की डेट तो नहीं है, पर ये जो फॉर्म्स की डेट है उसके हिसाब से हम अंदाजा मान सकते हैं कि भाई 13 मार्च तक आपके फॉर्म डलेंगे, तो आप ये मान के चलो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा या हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास रफली कितने महीने बचते हैं, तो आप ये मानो कि जनवरी तो अब आपका जाने की ही कगार पे है, तो फेब्रुवरी मान लो, और मार्च पूरा मान लो, और अप्रैल आधा मान लो लगे तो 2.5 महीने का समय लगभग आपके पास, 2.5 से 3 महीने का। अगर और आगे टलती है एग्जाम तो 3 महीने मान लो ज्यादा से ज्यादा, पर अपन अभी जो है 2.5 महीने ही मान करके चलेंगे। तो 2 से 2.5 से 3 महीने का जो है समय आपके पास है। अब इन 3 महीने में आपको अपनी पूरी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज फिलहाल जितनी है, जाहिर सी बात है कि अभी और उसमें एडिशन होगा, वैकेंसीज की बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे, उनको पता होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट इनिशियली जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फाइनली जब एग्जाम होने वाली रहती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि इनिशियली देयर वर लेस नंबर ऑफ पोस्ट,
बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन पोस्ट जो है वो बढ़ गई थी काफी। तो इसमें भी कुछ पोस्ट और एडिशन होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, और होगा ही वो तो, मान जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, वो हो ही जाता। तो ये एग्जाम के लिए हम 2.5 से 3 महीने का समय है, और इसके लिए हमको तैयारी करनी है। अब देखिए, अभी जो है हमने इसके लिए जो बैच लॉन्च किया हुआ है, और ऑनलाइन मोड में आपके लिए एक बैच है, तो मैं आपको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक बैच जो है हमारा पार्ट बी के लिए जो है, जो कि सेकेंड वाला पार्ट है आपके एग्जाम का, तो पेपर का जो दूसरा पार्ट है, उसके लिए ये जो पार्ट बी के लिए कंप्लीट सिलेबस इस बैच में आपको करवाया जाएगा। ये बैच जो है ये पूरे तरीके से रिकॉर्डेड मैनर में रहेगा, ताकि आप लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जब चाहें इसको अटेंड कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी न किसी जॉब में है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जब चाहे इन क्लासेस को अटेंड कर ले, इसलिए रिकॉर्डेड मैनर में आपको पूरा का पूरा बैच अवेलेबल रहेगा। और इसके अंदर आपको पूरा पार्ट बी जो है आपका, आपके पेपर का पूरा जो पार्ट बी है, जिसमें आपका स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल वाला पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आपका स्किल डेवलपमेंट भी है, और प्लस आपका जो टेक्निकल वाला हिस्सा है वो पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मैनर में क्लासेस रहेंगी, सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीटेड करवाया जाएगा, और इसको अगर आप अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो फी डिक्लेयर किया हुआ है वो 3499 है, यानी 3499 रुपीज इसका पूरा का पूरा हमने फीस डिटरमाइन किया हुआ है, 3499, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पार्ट ए आपको लेना है, पार्ट ए विच इज योर नॉन टेक्निकल पोर्शन, एमपीजीके, आईसीटी एक्सेट्रा, तो वो कोर्स भी है, उसको भी आप ले सकते हैं, वो इसके अलावा है। पार्ट ए वाला भी अगर आप नॉन टेक और आईसीटी वाला सिलेबस लेना चाहे तो उसकी क्लासेस भी रिकॉर्डेड मैनर में आपको मिलेंगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड मैनर में पूरा का पूरा सिलेबस, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर पार्ट बी का लेना चाहे तो ये, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, तो उनके लिए एक और दूसरे तरीके का थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला बैच है, और वो ये है कि ये वाला जो बैच है जिसमें आपको पार्ट बी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और इसमें जो जो 4 यूनिट्स आपकी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाली है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जो 4 यूनिट्स हैं जिनका संबंध आपके स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन से है, वो लाइव भी रहेंगी, मतलब रिकॉर्डेड तो रहेंगी ही रहेंगी। अगर आप लाइव भी अटेंड करना चाहें तो इसमें आपको लाइव भी वो सेक्शंस अटेंड करने को मिल जाएंगे। तो ये दूसरा वाला सिलेबस है, मतलब दूसरा वाला बैच है। इस बैच में पार्ट बी का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, और इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाली क्लासेस लाइव मैनर में भी अवेलेबल रहेगी, अलॉन्ग विद रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड तो खैर पूरा ही रहेगा, और लाइव भी रहेगा, और पार्ट बी जो है वो पूरा का पूरा इसमें आपको करवाया जाएगा। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 5499, यानी कि 5499 रखा गया है। इसमें भी पूरा पार्ट बी है, और स्किल डेवलपमेंट वाली 4 यूनिट जो है वो लाइव रहेंगी, बाकी पूरा का पूरा लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों मैनर में रहेगा। ठीक है, तो 5499 में आप इसको ले सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के हमने डिजाइन किया है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, या छुट्टी पर है, या जिनके पास इतनी कन्वीनियंस है कि वो लाइव भी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन लाइव अटेंड कर सकते हैं, तो वो 5499 में इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही जो आपके सामने ये जो दोनों ही कोर्सेस मैंने यहाँ पर दिए हैं, चाहे वो आपका रिकॉर्डेड वाला हो, चाहे वो आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला हो, इन दोनों ही के साथ एक एडिशनल चीज आपको मिलेगी, वो है एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो है यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने हमारा सक्सेस रेट देखा हो पिछले बार, अगर कुछ कैंडिडेट में से आपने एग्जाम दिया हो यही वाला, जिसके भी इंटरव्यू जो है शेड्यूल्ड है होने वाले हैं 31 जुलाई से, अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो एग्जाम दिया था लास्ट वाला, यही वाला, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ग्रेड 1, 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, या फिर उससे उसके बारे में कुछ भी जानकारी रखते होंगे, तो आपको शायद पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा स्किल डेवलपमेंट की 4 यूनिट्स थी, वो 40 क्वेश्चन उसमें से आना है, और सारे के सारे 40 क्वेश्चन, पूरे 40 क्वेश्चन जो है केवल एमसीक्यूज की सीरीज में से ही आ गए थे। जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ एमसीक्यू सीरीज मेरे साथ अटेंड कर ली थी, उनके वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। उसमें 30 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे थे जो वर्बेटिम थे। वर्बेटिम का मतलब है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला था, एज इट इज छप गए थे वो। और अभी भी आप इसका एविडेंस देख सकते हो। देर आर सम वीडियोज ऑफ एमसीक्यूज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वहां पर कुछ यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे एमसीक्यूज के वीडियो मिलेंगे स्किल डेवलपमेंट के, आप उन वीडियोज को देख लो जो कि एग्जाम के पहले मैंने रिकॉर्ड किए हैं, या
आपके लिए लेके आया हूं, और आप पेपर उठा के देख लो पिछले बार जो हुआ था। आपको उसमें अधिकांश प्रश्न वो मिलेंगे जो वैसे के वैसे छपे हुए एग्जाम में, जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ है, और सारे के सारे 40 क्वेश्चन जो है उन्हीं एमसीक्यू की सीरीज में से आ गए थे। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वही अटेंड कर लिए थे तो आपके पूरे 40 प्रश्न सही हो जाते हैं, क्योंकि हुए भी हमारे कैंडिडेट्स के, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ उन सेशंस में थे, उनके सभी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स पे, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि देखो नॉन टेक वाला जो आपका पार्ट है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है सभी के लिए, उसकी स्थिति सब मतलब उसमें सभी की स्थिति बराबर रहती है, कोई एमपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईसीटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, तो उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, किसी को एक्स्ट्रा एज उसमें नहीं मिलेगा। टेक्निकल वाले पोर्शन में भी यही होता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल वाले पोर्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के बेसिक्स पढ़ने हैं, तो वहां पर भी लगभग लगभग एक जैसी स्थिति रहती है। लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, अगर आप इसको ढंग से 4 यूनिट्स को प्रिपेयर कर लो, तो ये एक बड़ा मेजर पार्ट आपके सिलेबस का कंस्टिट्यूट करता है, विच इज 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आप इन 40 क्वेश्चंस में 15-20 क्वेश्चन में भी एज ले लो ओवर अदर कैंडिडेट, तो आपका सक्सेस रेशो जो होगा, या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है, वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें आपने 10-20 नंबर का मार्जिन ले लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 20 नंबर का मार्जिन लेना इज अ ह्यूज थिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो आप मान के चलो कि आपको एज मिलेगा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा मिलेगा, और आप जो है डेफिनेटली एग्जाम जो है रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। और साथ ही साथ इंटरव्यू में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम है ये इसी फील्ड पर टिका हुआ है। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग देना बच्चों को, मतलब ये उसी पर आधारित एग्जाम है। इसीलिए इंटरव्यू में एज वेल एज आपके रिटर्न एग्जाम में इस पर्टिकुलर 4 यूनिट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इसी के लिए हम लोग जो है एक नई चीज आपके लिए लेके आए हैं, कि जो भी लोग इनमें से कोई सा भी वो लेते हैं, कोर्स लेते हैं, चाहे रिकॉर्डेड वाला लेते हैं, चाहे लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला रहते हैं, उनको ये जो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ ही आपको, चाहे आप लाइव वाला लो, चाहे आप रिकॉर्डेड वाला लो, जो भी आप लेंगे, जो भी कोर्स आप लेते हैं, उसमें आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट एम्बेडेड है, अलग से उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है, वो उसी में एम्बेडेड है, आपको उसका फायदा रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको हर दिन, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है, डेफिनेटली हर दिन जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो लाइव भी रहेगी, अगर कोई लाइव करना चाहे तो लाइव, और रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड, जैसी आपकी सुविधा हो। ये जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, इसमें लाइव जोड़ने का बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि उसमें आप साथ ही साथ रियल टाइम में आंसर्स देते हो, तो एक कन्वर्सेशन हमारा हो पाता है, एक तरह का माहौल बन जाता है, तो उसका एक फायदा आपको होता है, आपको वो एग्जाम में याद भी रहता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व किया था, उसका क्या उत्तर दिया था, क्या आंसर किया था, वो आपको याद भी रहता है। तो इसीलिए ये सेशन लाइव रहेगा, क्योंकि इसमें लाइव का बहुत फायदा रहता है, रियल टाइम में आप भी साथ ही साथ सॉल्व करोगे, तो एक कंपटीशन का भी माहौल बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं लाइव वाले में। साथ ही साथ आपको याद भी रहता है, डिस्कशन भी हो जाता है, 1-to-1 कन्वर्सेशन हो जाता है क्लास के अंदर, तो वो अच्छा रहता है। अगर कोई कैंडिडेट लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डेड मौजूद रहेगा, वो लोग जब अपनी सुविधा के हिसाब से इसको रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों कोर्सेस में एम्बेडेड है, अगर आप वो कोर्सेस लेते हैं तो ये आपको उसके साथ ही मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उन कोर्सेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको अलग से ये प्रैक्टिस सेशन वो ले सकते हैं। इसके लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस हमने रखे, 400 रुपीज ओनली, 400, जो कि नॉमिनल चार्ज है, आप इसको अलग से परचेस कर सकते हैं। अगर आप उन दोनों कोर्सेज में से किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप सिर्फ एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन ले लीजिए स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये सिर्फ बहुत नॉमिनल 400 पे हमने रखा है, ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिले। अगर आप सिर्फ ये भी ले लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बाहर आ जाए, तो आप मुझे बोल सकते हैं। ये मैं पर्सनल आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस स्किल डेवलपमेंट वाला कर लेते हो, जो कि आपको पता ही है कि स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट का मतलब आपकी चारों यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जो आपके पार्ट बी में है। तो जो आपके पार्ट बी की जो चारों यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, जिसमें स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला हिस्सा है,
ये जो पार्ट बी के स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला हिस्सा है, इसका ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो आप 400 रुपए में इसको अलग से ले सकते हो और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको देखना हो तो आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर एक भी प्रश्न इन सेशन के बाहर आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके बाहर आया है, तो उसी तरह से इसको आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेशन वाला हमारा जो बैच है, ये मैं मंडे से शुरू कर रहा हूँ, जो ऑनवर्ड मंडे आने वाला है, तो इसको हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें एनरोलमेंट चाहे ले सकते हैं, मंडे से शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला बैच है, ये भी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ही बैचेस जो है मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पर लाइव फ्रॉम मंडे रहेगा। ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला अगर आप ले रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला, तो वो बैच हमारी मंडे से शुरू हो जाएगा पार्ट बी के लिए। और इसमें अगर आप ले रहे हैं तो आपको साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यू का फ्री मिल जाएगा। जो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको जिनको अगर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस सेशन लेना है, तो वो भी मंडे से लाइव रहेगा। 400 रुपीज देके आप सिर्फ उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जिसने वो ले लिया है लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला, वो उसी में उनको इंक्लूड रहेगा, एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, तो ये जो है तीनों बैचेस की मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस भी आपका इतना है कि आपको थोड़ा समय इसको प्रिपेयर करने में लगेगा, और इसीलिए अभी से आपको तैयारी शुरू कर देना है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अच्छे से तैयारी कंप्लीट हो पाए, जैसी आपकी सुविधा हो वैसे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन मैं आपको इसमें लेकर के चलूंगा। रोज जो है डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि 30 से 40 सवाल जो है वो आपके लिए लेकर के आए जाएंगे, और जब तक एग्जाम होगी तब तक आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि मतलब आपको फिर उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसके बाहर क्वेश्चन जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैचेस के बारे में। इसके अलावा ये सभी बैचेस आप जानते ही है कि हमारे नेविगेट प्राइम करके जो एप्लीकेशन है उस पर मौजूद रहेंगे, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो आपको एंड्रॉइड मोबाइल आपका पीसी लैपटॉप सभी पे वर्किंग है। आपके पास आईफोन है, आपके पास एंड्रॉइड है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, सभी पर वो जो है वैलिड है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर लीजिए इंस्टीट्यूट पे, और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनी अदर बैच, एनीथिंग रिगार्डिंग, तो आप कॉल करके कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, एनी काइंड ऑफ क्वेरी कोई भी हो आपकी, तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, नॉन टेक वाला जो पोर्शन है, पार्ट ए ऑफ योर एग्जामिनेशन और ऑफ योर पेपर, उसका भी सेपरेट बैच है ऑनलाइन, वो भी रिकॉर्डेड मैनर में अवेलेबल है। अगर आप पार्ट ए भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आप जानकारी के लिए कॉल कर लीजिए या कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, विल प्रोवाइड यू दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आज जो है मैं थोड़ा सा आपसे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है, विच इज वेरी क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा पोर्शन है आपके सिलेबस का जो आपको एक्स्ट्रा एज दे सकता है दूसरे कैंडिडेट पे, आपको एक मार्जिन दे सकता है, लीड दे सकता है, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसे हैं कि उसमें सभी की लगभग लगभग इक्वल कंडीशन रहती है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है, जबकि इसमें आप थोड़ा सा एज ले सकते हो। दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि ये नई, मतलब इसके बारे में एक चीज ये कि नया ऐड हुआ है, ये सब्जेक्ट पहले किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा अलग से पूछा नहीं जाता है, ये किसी भी एग्जाम में उस तरीके से इंटेग्रल पार्ट नहीं होता है सिलेबस का, जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप पार्ट ए के सब्जेक्ट देखोगे, जीके है या आईसीटी है, एमपी जीके है, करंट अफेयर्स है, अब ये क्या है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, व्यापम हो, एसएससी हो, एई हो, सभी में आता है। आपके टेक्निकल वाले जो सब्जेक्ट है वो भी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जबकि ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, ये जनरली किसी भी एग्जाम में उस तरीके से पूछा नहीं जाता है, किसी भी सामान्य परीक्षा का पाठ्यक्रम का हिस्सा ये नहीं होता है। उस परीक्षा में ये स्पेसिफिकली इसलिए डाला गया है क्योंकि वो उस फील्ड वाली एग्जाम है, फिर वो आईटीआई के प्रिंसिपल्स वाली पोस्ट हो,
आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वाली पोस्ट हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, क्योंकि ये जो पोस्ट है इनका संबंध सीधे सीधे वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ है, या टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ है, या स्किल डेवलपमेंट के साथ है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को एग्जाम के लिए जोड़ा गया है। जनरली ये दूसरे एग्जाम्स में इस तरह नहीं आता। दो तीन चैलेंजेस भी पैदा होती है, दो तीन अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती है। पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंज ये है कि इसका सिलेबस आपको किताब में नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा इसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है कि आपको एक सिंगल सोर्स से आप रेफर कर लो, एक किताब उठा के पढ़ लो तो आपका काम हो जाए, अनलाइक अदर सब्जेक्ट। ये उस तरह का है ही नहीं, क्योंकि आपको एक किसी भी जगह पर एक किताब में या दो किताबों में या किसी टेलीग्राम चैनल पे इधर उधर एक साथ डेडिकेटेड मैनर में, पूरा कंपाइल्ड मैनर में इसका सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर इसमें सिलेबस का मटेरियल से, तो एक पहला चैलेंज हमारे सामने ये है कि इसका मटेरियल जो है वो उस तरह से यूनिवर्सली या इजीली अवेलेबल नहीं है जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स का रहता है। तो पहला जो चैलेंज है वो है मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जो आपको अपने मन से जुटाने में बहुत मुश्किल आएगी। दूसरा चैलेंज ये है कि कंपाइल्ड मैनर में चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आपको मिल भी जाता है, मान लो कि सिलेबस कहीं से आपने, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी जाता है तो आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगा, आपको एक साथ नहीं मिलेगा। जबकि हमारे जो नोट्स हैं उसमें पूरा का पूरा जो हमारा नोट्स बना हुआ है, जो कि आपको इन लेक्चर्स के साथ मिलेगा ही, उसमें आपको एक एक चीज कंपाइल्ड और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगी। और उस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था, पिछली बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा। हमारा वो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड किस्म का सिलेबस है, बहुत मेहनत से, बहुत हार्डवर्क से, बहुत एफर्ट पुट करके बनाया हुआ। तो एक तरीके से आपको कंपाइल्ड मैनर में कहीं नहीं मिलता, तो ये इसका एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज इसका ये है कि भाई क्योंकि ये सिलेबस जो है वो किसी और एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, इसलिए इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका कोई एक्सपेक्टेशन भी आपको नहीं रहता, काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा अनुमान लगाना भी आप, क्योंकि आपके पास कोई पीवाईक्यूज नहीं है। एक ही बार पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अलावा आपके पास कोई पीवाईक्यू नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके ये अंदाजा लगाओ कि हाँ मुझे कौन से पोर्शंस पढ़ने चाहिए, किस हद तक पढ़ने चाहिए, क्या एमबी ड्रॉ करना है, ये आप अंदाजा लगा पाओ, ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पीवाईक्यूज नहीं है इसके। तो ये तीन चार चैलेंजेस है, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस से ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसमें आप दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में मार्जिन ले सकते हो, लीड ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी ये है, पहली चीज ये है कि क्योंकि ये सिलेबस नया है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गहरे स्तर के प्रश्न आते ही नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है कि इसमें बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब यह है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, सीधा सीधा क्वेश्चंस रहता है। अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा तो वर्बेटिम जो है क्वेश्चन सीधे सीधे सिंपल सिंपल पूछे गए हैं, उसी को आपको प्रिपेयर करना रहता है। दूसरा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। और तीसरा ये रहता है कि इसमें आप ये बोल सकते हो कि सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, एक इक्वल ग्राउंड है सबके लिए, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। कि भाई क्योंकि क्या है कि एक तरीके से आप सभी के लिए वो लगभग लगभग नया सिलेबस है, तो इसमें जो अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा उसको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा, किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं है या सभी का बराबर पढ़ा हुआ है इस तरीके से। तो ये इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा हम इसके सिलेबस को अगर डिस्कस करें कि इसमें क्या क्या है इसके सिलेबस में, तो पहले हम इसके सिलेबस को हल्का सा डिस्कस करते हैं। देखिए 4 यूनिट्स है इसमें, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 4 यूनिट है, हर यूनिट से ऑन एन एवरेज 10 नंबर का पूछा जाना है, टोटल में आपका ये जो है 40 नंबर का आएगा। ठीक है, सारी की सारी यूनिट्स का संबंध स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में है। अब क्या है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग और क्या सिलेबस में है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, उसका संबंध जो है नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो जो है स्किल डेवलपमेंट को लेके उससे है। तो इसमें है आपका
स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो है उससे रिलेटेड है। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट की वोकेशनल ट्रेनिंग, ये पहला है आपका। ठीक है, अब इसमें इंटरनेशनल वाली चीजें तो बहुत कम है, नेशनल लेवल का ही इसमें ज्यादातर पूछा भी जाता है, वही सिलेबस में मेंशन भी है। तो पहला जो है इंटरनेशनल नेशनल सिनेरियो, देखते हैं अभी इसमें क्या क्या चीजें। ठीक है, दूसरी यूनिट जो है वो एमपी से रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन एमपी में क्या स्टेटस है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप एमपी गवर्नमेंट की जॉब में जाने वाले, तो वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ भी बोल लो, इसका एमपी में क्या स्टेटस है। एमपी में स्टेटस का मतलब है कि कौन सी एजेंसीज वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कौन सी नोडल एजेंसीज है, उनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं, किससे क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी संस्थाओं में ट्रेनिंग दी जाती है, कौन सी स्कीम्स चल रही है, किन स्कीम्स के तहत ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या नई चीजें हैं, कौन कौन सी नई स्कीम्स है, उनमें कौन कौन सी बॉडीज स्टेब्लिश हुई है, एक हायरार्की ऑफ बॉडीज क्या है, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स या पर्सनल्स क्या है, वो तमाम चीजें इसमें एमपी स्पेसिफिक ये यूनिट है आपकी। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर एमपी स्पेसिफिक आपका इसमें रहता है। ठीक है, तीसरा जो है वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ यूनिट है आपका, क्योंकि ये जो पोस्ट है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल किस्म की पोस्ट, इसमें आप पढ़ाना, डायरेक्टली पढ़ाना नहीं है, बल्कि चीजों को एडमिनिस्टर करना है, मैनेज करना है। तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंस आपके पास होना चाहिए, जो एक प्रशासकीय क्षमता होती है, या एक क्या कहना चाहिए उसको, मैनेजमेंट को प्रबंधकीय क्षमताएं होती है, वो होनी चाहिए कैंडिडेट में। तो वो भी चेक करने के लिए इसमें वो चीजें डाली गई है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज होती हैं कि एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए या उसको हेड करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, व्हाट आर द नीडेड क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन अ पर्सन। जैसे आप प्रिंसिपल है कॉलेज के, तो आपको पूरे कॉलेज का प्रशासन संभालना है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो प्रशासकीय हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, मैनेजरियल हेड होता है। तो वहां पर अपने मातहत जो सबॉर्डिनेट है उनसे कैसे काम लेना है, हायरार्की कैसे काम करती है ना, मैनेजमेंट लेवल पे कैसे काम होता है, स्वॉट एनालिसिस वगैरह तमाम चीजें। साथ ही ये केवल मैनेजमेंट वाली पोस्ट नहीं है, मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो वोकेशनल शिक्षा ही क्यों ना हो, पर वो शिक्षा तो है ही किसी न किसी किस्म की, तो उसमें एकेडमिक्स का रोल भी रहता है। तो वो दोनों चीजें इसमें शामिल है। पहले अगर आप सिलेबस को ढंग से समझ लेंगे तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें प्लस एकेडमिक्स वाली चीजें, तीनों इस यूनिट में है। और चौथी जो यूनिट है उसमें केवल स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स है। कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। हालांकि राज्य सरकार की जो स्कीम्स है वो यूनिट 2 में ज्यादा है, इसमें केंद्र सरकार की यूनिट है। तो स्किल डेवलपमेंट जो की जो स्कीम्स चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्ट्राइव और संकल्प और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। तो आपकी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है। अभी एक विश्वकर्मा योजना भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो ऐसी बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं चल रही है जो स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल एजुकेशन को फोकस करती है, which focuses either skill development or vocational training or both in general। ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है इसमें और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादातर स्कीम्स का जो जिक्र है वो यूनिट 2 में हो जाता है। इवन इनमें से कुछ यूनिट्स बहुत पुरानी है, जैसे सीटीएस है, सीआईटीएस है, एटीएस है, ये बहुत पुरानी स्कीम्स है, 50 के दशक से चली आ रही है। और कुछ नई नई स्कीम्स है जो अभी लॉन्च की गई है। स्कीम जो है उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, कब से लागू की गई है, टारगेटेड ऑडियंस को, मतलब टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है, क्राइटेरिया क्या है, कहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं, क्या टारगेट है, क्या मोटो है, क्या सक्सेस रेट है, उस पर्टिकुलर स्कीम में क्या खास बातें, वो तमाम चीजें इसमें अपने को देखनी रहती है। कब से चालू हुई है, कब से चल रही है, क्या प्रोग्रेस रेट रही, एवरीथिंग। तो ये पूरी की पूरी आपकी 4 यूनिट जो है आपका सिलेबस है। ठीक है ना, तो एक बेसिक आइडिया आपको लगे। देखिए, सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी जर्नी में आपको मंजिल पहुंचने के लिए पहले रोड ब्लॉक्स पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। एंड सिलेबस इज योर रास्ता बेसिकली, कि आपको कैसे
वहां तक पहुंचना है डेस्टिनेशन तक। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पहले रास्ता पता होना जरूरी है, उसी तरह सिलेबस है आपका। सिलेबस में पहली यूनिट जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका संबंध स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल क्या सिनेरियो है उससे है। दूसरा एमपी स्पेसिफिक यूनिट है कि एमपी में वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या सीन है पूरा का पूरा, उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सीन क्या है, हायरार्की क्या है, किस तरीके से वो दी जाती है, कौन सी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से काम वो करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, स्कीम्स को लेकर के तमाम तरह से उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट एवरीथिंग, ये यूनिट 2 में आ जाता है। यूनिट 3 जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट है आपकी, इसमें आपके ऊपर एकेडमिक्स के साथ साथ मैनेजीरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट को रन करना मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, तो उससे जुड़े हुए सवाल भी इसमें आते हैं, एकेडमिक्स और ये दोनों। और चौथी जो है वो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स है, जो कि मेनली सेंट्रल लेवल पे चल रही है और एमपी लेवल पे चल रही है दोनों। तो ये पूरे के पूरे 4 यूनिट है। अब अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें एक एक करके, यूनिट नंबर हम 1 की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो है, तो पहला ये है कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब वोकेशनल एजुकेशन का क्या सीन है इंडिया में। पहला टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। पहला टॉपिक है पहला टॉपिक है कि वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की क्या स्थिति है। दूसरा टॉपिक जो है वो है करंट नेशनल पॉलिसी ऑन वोकेशनल एजुकेशन। 2015 में तो 2015 में गवर्नमेंट ने इस दिशा में एक डेडिकेटेड पॉलिसी ही बनाई है, और वो पॉलिसी बहुत की डॉक्यूमेंट है। उसी के बेसिस पे जो है हम एक ये मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, हमारी सरकार एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड लेबर में परिवर्तित करना है हमको। तो एक पॉलिसी है, उसको भी इसमें डाला गया है, दैट इज नेशनल पॉलिसी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका पूरा नाम ये है। ये 2015 में बनी है। इसके क्या की फीचर्स है, ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही की डॉक्यूमेंट यही है, बेसिकली सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। तो इसमें क्या रोड मैप बताया गया है, क्या की फीचर्स है इसके, क्या एक सिनेरियो है, साथ ही साथ उसमें मतलब प्रोस्पेक्टस एरियाज कौन कौन से हैं, किस पे फोकस करना है, वो तमाम चीजें इसमें लिखी हुई है, इसको बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें है, क्योंकि आजकल जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बहुत जोर है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उद्यमिता जिसको बोलते हैं। इसमें इस पूरी पॉलिसी का नाम ही है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है इसमें यूनिट 2 में। तीसरा पॉइंट जो है यूनिट 2 में वो आपका है स्किल डेवलपमेंट की हमें क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड स्किल डेवलपमेंट। भारत को स्किल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है, need for skill development, why do we need it, why we are focusing on it, why is it so important for us that our government has declared a separate policy altogether। तो ये क्यों जरूरी है और क्यों हमें इसकी जरूरत है। तो तीसरी चीज जो है स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, तीसरी चीज इसमें ये पढ़ना है। ठीक है, चौथा जो है वोकेशनल एजुकेशन की स्थिति को सुधारने के लिए, स्किल डेवलपमेंट की स्थिति को सुधारने के लिए इंडिया में बहुत सारी कमिटीज या कमीशन समय समय पर बनते रहे हैं। तो आज तो नहीं बन रहे, शुरू से बनते रहे, इवन ब्रिटिशर्स के दौर में भी बनते थे। तब से लेकर के अभी तक बहुत सारी कमिटीज बनी है, बहुत सारे कमीशन बने हैं। सभी कमिटीज और कमीशन ने अपने अपने रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस दिए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इसमें है, जिसमें वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस, कौन कौन सी कमिटीज और कमीशन बने हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के अभी तक, या स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। मेनली स्किल डेवलपमेंट इज अ न्यू पैराडाइम, पहले स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा बात नहीं होती थी, शुरुआत में वोकेशनल एजुकेशन पे बात होती थी, आजकल उसमें स्किल डेवलपमेंट भी जुड़ गया है। इट्स अ रिलेटिवली न्यू पैराडाइम। वेरियस कमिटीज एंड कमीशन ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन जनरल। अभी तक वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कौन कौन सी समितियां बनी हैं, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा
उन समितियों ने क्या सिफारिशें दी हैं और उन सिफारिशों का क्या प्रभाव रहा है, तो वो सभी चीजें इसमें रहेंगी। इसमें हम अंग्रेजों के समय से लेकर के आज तक जितनी भी कमिटीज बनी है और उनका क्या एक हिस्टोरिकल सिनेरियो रहा है वो पूरा आज तक, तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐतिहासिक परिदृश्य भी शामिल है, क्योंकि हमको शुरू से अभी तक का पढ़ना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इसमें है। इसमें शिक्षा नीतियां भी आ जाएंगी आपकी, चाहे फिर वो राजीव गांधी के समय आई हुई शिक्षा नीति हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इसी के अंदर जो है एजुकेशन पॉलिसीज भी हमको पढ़ना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशनल पॉलिसीज, तो वो भी इसी में शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक और टॉपिक है जो बहुत साधारण, मतलब जनरल टॉपिक है, बहुत साधारण सा टॉपिक है। इसको मतलब संभावना, इसमें जो प्रोस्पेक्टस है बेसिकली, तो स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कितना स्कोप है, ये चौथा। ये चार टॉपिक जो है वो पहली यूनिट के अंदर दिए हुए हैं ना, चार टॉपिक, पांच टॉपिक है बेसिकली, पांच टॉपिक जो है पहली यूनिट के अंदर है। वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया क्या सिनेरियो है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया का मतलब पूरा सेटअप, एआईसीटी, एनसीवीटी, ये जो बॉडीज बनी हुई है, इन बॉडीज का क्या काम है, क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या पूरा का पूरा हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। जैसे एआईसीटी है तो वो किस मंत्रालय के अधीन आती है, क्या क्या काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सी स्कीम चला रही है, क्या कौन से ऑफिसर्स उसमें होते हैं, क्या नोडल एजेंसीज उसके अंदर काम करती है, एनसीवीटी है तो वो कैसे काम करती है, पूरा का पूरा सिस्टम है वो उसके अंदर आ जाएगा। फिर ये पॉलिसी विच इज अ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट, उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है, क्या प्रोस्पेक्टस रखा हुआ है, क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी चीजों पर फोकस किया जाएगा, वो तमाम चीजें, क्या लक्ष्य है, क्या कैसे उनको अचीव किया जाएगा, तो सब उसमें। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है कि भाई उद्यमिता विकास के लिए भारत में क्या, क्यों उद्यमिता जरूरी है, पहले चीज तो वही कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है और किस तरीके से उसको भारत में उसके लिए माहौल बनाना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेरित करना है बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो सभी उसमें आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, क्या उसका स्कोप है, और बहुत सारी जो कमिटीज बनी है उन सब ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। ये पूरा का पूरा आपका पहला यूनिट है। इससे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलो। दूसरी यूनिट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एमपी के बारे में, यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट सेकेंड की बात करें तो ये वोकेशनल एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट, इन दोनों को कंसाइज करके देखती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये राज्य के संदर्भ में इसको पूरे तरीके से देखती है, एमपी में क्या स्टेटस है पूरा का पूरा इसका, ठीक है। तो हम एमपी के कंटेक्स्ट में इसके अंदर देखेंगे। दूसरा यूनिट जो है इसमें एमपी के संबंध में ये पूरी बात करना है। तो जो सेकंड यूनिट है उसमें आपका वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। देखिए अब इसमें क्या है, सीधा सीधा सिस्टम है कि जो हमको पहले तो ये है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज है कि मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली, ऊपर से लेके नीचे तक का एक पूरा डिपार्टमेंट लेवल पे पूरा का पूरा हायरार्की बनी होती है कि भाई मध्य प्रदेश में मान लो कि कोई सबसे ऊपर कोई भी मिनिस्ट्री है, एक एग्जांपल की तरह हम देखें, कोई मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर फिर जो है वो डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ 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 और नीचे उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स को कुछ काम जो है वो सौंपे जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है इसके बारे में हमको पढ़ना रहता है इसके अंदर कि भाई ये जो वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, कौन कौन सी नोडल एजेंसीज हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज उनमें इन्वॉल्व है,
कौन से कर्मचारी यानी कि जो पर्सनल्स है, राइट फ्रॉम ऑफिसर लेवल, सेक्रेटरी लेवल टू लोअर लेवल, कौन कौन से पर्सनल्स उनमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट पर्सनल हो, सेमी गवर्नमेंट पर्सनल हो, इवन प्राइवेट मॉडल भी है कहीं कहीं पीपीपी पार्टनरशिप के तहत। तो वो तमाम चीजें इसके अंदर आपको देखनी रहेगी। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन का जो एक पूरा हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ है, तो आपको देखना होगा। मिनिस्ट्री से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर के छोटे लेवल तक, एक एक कॉलेज तक, आईटीआई किसके अंदर आते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज किसके अंदर आते हैं, आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इनका सिलेबस कौन डिजाइन करता है, एग्जामिनेशन बॉडी कौन सी है, सर्टिफिकेशन बॉडी कौन सी है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन, किस तरह का वो रहता है, वो तमाम चीजें इसमें रहती है। कौन कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी है, सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, उसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा, उनके बीच में कैसे एसोसिएशन होता है, कौन कौन सी नोडल एजेंसीज हैं, ट्रेनिंग एजेंसीज हैं, उनके ऊपर कौन सी बॉडीज हैं, पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना होता है मध्य प्रदेश के अंदर, वो स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में, वो आपको देखना है। पहले हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से सब आ जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब आ जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल्स हैं आपके यहाँ बनी हुई, डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल में कौन सी नोडल एजेंसी है, कैसे काम होता है ना। नई स्कीम सरकार लाती है तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट करवाई जाती है, उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का काम कौन और कैसे करेगा, ग्रास रूट लेवल पे, रूडिमेंट्री ग्रास रूट लेवल पे उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन से संगठन या कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, क्या उनके रोल्स रहेंगे नई स्कीम्स के मामले में, पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर आपको देखना रहेगा। तो एक चीज जो है वो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्कीम्स पे, मध्य प्रदेश में स्कीम्स। तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी स्कीम्स पे बात हो जाएगी। स्कीम्स की अगर हम बात करें, अगर हम स्कीम्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है पहले से ही, मतलब शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तब से लेके अभी तक बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। बहुत सारी स्कीम्स स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर चल रही है। तो उन तमाम स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, पूछे गए भी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, चाहे वो मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना हो, मध्य प्रदेश कौशल्या योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, चाहे वो और भी बहुत सारी ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ बना है जीएसपी वो हो, है ना। वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट स्कीम्स है, ये तमाम जो योजनाएं हैं और भी बहुत सारी हैं, तो ये तमाम स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ठीक है। अब ये योजनाओं के बारे में क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज योजनाएं तो हमने यहाँ लिख दी, ये तो योजनाओं के नाम है, मध्य प्रदेश कौशल विकास योजना या कौशल्या योजना या स्किल या सीखो कमाओ योजना या जीएसपी या जो भी है, ठीक है। अब ये जो योजनाएं हैं एमपी गवर्नमेंट की, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, इनके कौन कौन से फेज है, कुछ पहले चरण में है, कुछ दूसरे चरण में है, कुछ तीसरे चरण में है, उन चरणों में उसका क्या प्रोग्रेस रहा, फेज मतलब चरण, कौन से चरण में है और उनकी क्या स्थिति रही, तो इनके कौन कौन से फेज है, ठीक है। अभी कौन से फेज में है, इसके पहले कौन कौन से फेज हो चुके हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरा, इन योजनाओं को चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस। पर्पस मतलब कि एक वो लेके चलते हैं, टारगेट है ना, टारगेट क्या है, तो इसमें टारगेट भी आ जाएगा आपका। तो पहली चीज है फेज कौन से चल रहा है, इसके पहले वाले फेज में क्या प्रक्रिया रही, अभी वाले फेज में क्या खास बात है, इस फेज में क्या मोटो रखा है, क्या लक्ष्य रखा है, पुराने वाले से कैसे अलग है ना, एवरीथिंग। दूसरा, पर्पस क्या है, टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, कितने लोगों को स्किल करना है, किस स्तर पर स्किल करना है, एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए क्या टारगेट है ना। तो वो तमाम टारगेट हर योजना के रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कौशल्या योजना या सीखो कमाओ योजना, इसमें हर साल 2.5 लाख लोगों को ट्रेन करने का उद्देश्य रखा हुआ है, 2.5 लाख, 2.5 लाख लोगों को स्किल डेवलप करके उनको ट्रेनिंग देना है। हमने जो है एम्प्लॉयमेंट का भी टारगेट रखा हुआ है कि इसमें से इतने परसेंट लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिलवाना ही है, या तो कहीं जॉब में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, तो टारगेट बेस्ड भी कुछ अप्रोचेस हैं, तो टारगेट बेस्ड या पर्पस बेस्ड जो अप्रोच है उसको उस कौन कौन सी स्कीम्स में कौन कौन सी आपकी चल रही है वो भी इसके अंदर आपको
देखना रहता है ना। साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट रहा, जिसको आप आउटकम बोल सकते हैं कि भाई वो टारगेट पूरा हुआ है नहीं, टारगेट तो लेके चले थे, पर कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है कि टारगेट लेके चले थे तो वो पूरा होगा भी, तो उससे क्या आउटकम रहा, ये भी हमको पढ़ना रहेगा। भाई आप टारगेट तो लेके चलते ही हो, लेकिन जब भी आप कोई टारगेट लेके चलते हो तो दोनों तरह की संभावनाएं होती है, या तो आप सफल हो सकते हो या फिर उस स्थिति पे सफल नहीं हो सकते, या तो आप टारगेट अचीव कर लेते हो या नहीं करते, उससे पीछे रह जाते हो। तो इससे क्या आउटकम रहा, जो टारगेट लेके चले थे वो किस हद तक हम अचीव कर पाए, अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, कौन कौन से उसमें कमियां रही, उन कमियों को कैसे दूर करना चाहिए, वो तमाम चीजें इसमें आपको करनी रहती है, ठीक है ना। ऐसा तो ये तमाम इस तरह की जो स्कीम्स है या प्रोजेक्ट्स हैं या प्लानिंग्स है, सब इसमें आ जाएगा, योजनाएं वगैरह सब। इट विल इट विल इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग फ्रॉम स्कीम्स टू प्रोजेक्ट्स टू प्लानिंग, और वो सब जो है इसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा। तीसरी टॉपिक जो है वो ये रहेगा। उसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो और दूसरा पॉलिसीज, जो पॉलिसीज चला रही है सरकार, क्या पॉलिसी लेके चल रही है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के या वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के, वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के क्या पॉलिसीज लेके चल रही है गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, लेकिन कैंडिडेट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, स्किल कुछ ना कुछ स्किल प्रोवाइड कर दी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखा दी, इलेक्ट्रॉनिक काम करना सिखा दिया, प्लम्बर का काम करना सिखा दिया, कारपेंटरी सिखा दी, या ब्यूटी पार्लर का कोर्स लड़कियों को करवा दिया, सिलाई विलाई सिखा दी, कुछ भी स्किल दे दी, या फिर उनको कोई वोकेशनल एजुकेशन दे दी, ठीक है। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा, नहीं, इतने भर से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इनको ये सब ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के पर्पस ये है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम नहीं कर पा रहे हैं या एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट्स में, तो ये पूरा उद्यम जो है वो विफल है एक तरीके से। क्योंकि इस सब का पर्पस क्या है, इस सब का पर्पस ये है एम्प्लॉयबल बनाना कैंडिडेट्स को। एम्प्लॉयबल बनाने का मतलब यह है कि इस काबिल बनाना कि वो नौकरी उनको हासिल हो सके, वो सेल्फ काम कर सके। नौकरी का मतलब यहाँ पर, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब यहाँ पर किसी के यहाँ काम करो या अपना सेल्फ कुछ स्टार्टअप करो, अपना खुद का स्वरोजगार करो, वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। तो ये पूरा उद्यम तभी सफल माना जाएगा जब इसके तहत जो कैंडिडेट गुजर के जा रहे हैं इस प्रक्रिया से, उसके बाद वो एम्प्लॉयबल बने। एम्प्लॉयबल बने मतलब उनको नौकरियां मिले या स्वरोजगार में सफलतापूर्वक काम कर सके, पैसा कमा सके, धन अर्जित कर सके, अपनी जरूरियात पूरी कर सके, एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले। अगर मान लो रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं बचेगा। इसीलिए इसमें आपको इसी यूनिट में एक और बात लिखी गई है, वो है इन्हांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। इसी यूनिट के अंदर अगला टॉपिक क्या है, इन्हांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का पर्पस ये होता है कि रोजगार मिले, और रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के लायक होगा कैंडिडेट, और रोजगार के लायक तब होगा जब उसको ढंग से काम आएगा, और ढंग से काम तब आएगा जब उसको ढंग से काम सिखाया जाएगा, है ना। तो इन्हांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयबिलिटी को हिंदी में बोलेंगे रोजगार परक शिक्षा मिलना चाहिए, कि जिससे कैंडिडेट को जॉब मिल सके। जैसे अभी हमारे इंजीनियर आप देखते हो, कितने सारे इंजीनियर जो है थोक के भाव में निकलते हैं, लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिलती। एक तो यह है कि एम्प्लॉयमेंट ही मतलब जनरेशन ही कम है, एक वजह तो ये भी है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एम्प्लॉयबल है ही नहीं, उनके अंदर वो स्किल सेट ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो योग्यता और वो बेसिक क्षमता ही नहीं है कि वो काम करने लायक हो, क्योंकि वैसे ही खाना पूर्ति करके टाइम पास करके कर लिया काम, डिग्री पूरी कर ली, तो ये एक बड़ा गैप बन जाता है, और इसकी वजह से कई बार बेरोजगारी और बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने की कई वजह होती है, एक तो ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही कम हो रहा है, जितने कैंडिडेट्स हैं और जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसमें तो गैप है ही है, लेकिन एक दूसरा गैप ये भी है कि जिस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में काम करने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, उस तरह का स्किल सेट बच्चों के पास, कैंडिडेट्स के पास है ही नहीं। दोनों बातों के चलते बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा होती है, रोजगार पैदा ना हो उससे भी, और लोग रोजगार के लायक ना हो उसके लिए भी।
एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब इस फील्ड में क्या क्या करना चाहिए, क्या स्कीम सरकार लेके आ रही है, तो भी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, व्हाट इज नीडेड टू बी डन फॉर दिस पर्पस या इन दिस डायरेक्शन, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या सरकार कर रही है, क्या योजनाएं लेके आ रही है, वो तमाम। इसमें अगली चीज है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज। ये दोनों चीजों को एक साथ कैटर कर रहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज। मैंने जैसे कहा कि बेरोजगारी के दो कारण है। पहला कारण यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही ना हो। दूसरा कारण यह है कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन तो हो रहा है लेकिन लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयबल नहीं है, इस लायक नहीं है कि उनको नौकरी मिले, काम ही नहीं आता ढंग से। और दोनों फ्रंट्स पे अगर हम केटर करें समस्याओं को तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। और वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इसी पर्पज को लेकर के आगे बढ़ता है, उसका काम ही है रोजगार दिलवाना, ठीक है ना। और वो जैसे मान लो कि आपके फॉर एग्जांपल की कैंडिडेट्स को अपनी ट्रेनिंग अच्छे से दे दी अपने इंस्टीट्यूशन में, सब सिखा पढ़ा दिया, बढ़िया नई मशीनों पे काम करना सिखाया, ट्रेनिंग दी, कुछ है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट या कोई इंडस्ट्री आएगी नहीं बच्चों को हायर करने, तो फिर बच्चों को नौकरी कैसे मिल पाएगी। तो ये भी जरूरी है कि बच्चों को ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ उनको लिंकेज हो ताकि उनको नौकरी मिल जाए। तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो यह है कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इसकी जरूरत है और दूसरा उनको जॉब देने के लिए भी, दोनों, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और ट्रेनिंग के लिए, दोनों के लिए इसका महत्व है। जैसे इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है रियल वर्ल्ड में, इसका जानकारी बच्चों को होना चाहिए, नहीं तो वो पुरातन पंथी तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो फिर वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पे खरे नहीं उतरेंगे। तो यहां पर रोल आता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकती है बच्चों को कि रियल लाइफ में रियल सिनेरियो में कैसे काम होता है, उनको इस बात से लेस करना जानकारी से, और दूसरा उनको एम्प्लॉयमेंट देना, दोनों काम कर सकती है ना, ट्रेनिंग में भी मदद कर सकती है और फाइनली जॉब भी दे सकती है। तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज जो है वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इसमें है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें इसमें है। फिर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का क्या रोल है, या टीपीओ का क्या रोल है, बेसिकली रोल ऑफ टीपीओ, ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। इसका काम है बच्चों को ट्रेनिंग देना और बाद में जॉब दिलवाना। जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो रोल ऑफ टीपीओ, टीपीओ का क्या रोल होता है ना, टीपीओ के रोल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, क्या उसको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो भी है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ये भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। ये भी आपका सेकेंड यूनिट है, ये पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट के अंदर ही ये चीजें आ रही है ना। तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको ईडीपी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या ईडीपी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोल ऑफ टीपीओ बहुत महत्वपूर्ण है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, टीपीओ का क्या क्या दायित्व है, क्या उसका भूमिका है, वो सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व और भूमिका टीपीओ की। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी। ईडीपी क्या होता है, व्हाट इज ईडीपी, है ना, इसके क्या महत्व है। पहली बात तो ये क्या है, व्हाट इज ईडीपी, सबसे पहली चीज। दूसरा, ईडीपी को लेकर के इंडिया में क्या सिनेरियो है ना, ईडीपी से क्या फायदा होता है, बेनिफिट्स, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, ये सब इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। ईडीपी क्या है, इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है, क्या बेनिफिट्स है, कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है, क्यों ये जरूरी है, तमाम चीजें। ईडीपी को लेकर के आजकल बहुत फोकस हो रहा है। हमारा जो की डॉक्यूमेंट मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया है, 2015 में जो पॉलिसी आई है नेशनल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, उसमें भी ईडीपी पर अलग से फोकस किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत प्रॉब्लम है, रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट जो है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं, स्वरोजगार में बहुत कम लोग हैं। और जब तक लोग खुद जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे तो रोजगार कैसे पैदा होगा। सरकार अलोन मतलब गवर्नमेंट अलोन जो है सबको जॉब नहीं दे सकती। वी हैव अ लार्ज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन जो कि जॉब करना चाहता है,
जॉब देना नहीं चाहता। तो इसीलिए जब तक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिलेगा देश में, नया रोजगार पैदा होने की चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर लोग स्टार्टअप करेंगे तो वो न केवल खुद रोजगार हासिल करेंगे, 10 दूसरे लोगों को भी देंगे। तो इसलिए सरकार एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस कर रही है कि लोग काम मांगने वालों से ज्यादा काम देने वाले बने, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो उसके लिए एक अलग से फोकस जो है ईडीपी पे किया हुआ है। तो ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन कौन सी बॉडीज एमपी में काम कर रही है, इस पूरे सिनेरियो में कौन कौन से इंस्टीट्यूट या बॉडीज काम कर रही है। अगला टॉपिक इसमें यह है कि एमपी में कौन कौन सी बॉडीज या इंस्टीट्यूशन इसके लिए काम कर रहे हैं, बॉडीज या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एमपी में बहुत सारी बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके लिए ऊपर से नीचे तक काम करती है ना, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी है और तमाम। तो एमपी में बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, नोडल एजेंसीज भी हैं, सब रेगुलेटरी बॉडीज, वो सभी के बारे में कि किस मंत्रालय के अधीन आती है, कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, ऊपर से नीचे यानी मिनिस्ट्री के लेवल से लेकर ग्रास रूट लेवल तक, क्लासरूम तक, ट्रेनिंग के सेंटर तक, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ वो उसके अंदर आ जाता है। तो वो आपको इसमें जैसे एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनसीवीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो एआईसीटीई, एनसीवीटी, ये जो बॉडीज हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है ना। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपकी दूसरी यूनिट है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट नंबर थर्ड है वो आपकी बेस है पूरे की दो चीजों पे। एक है एकेडमिक्स पे, कि जो आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो वो या तो एकेडमिक्स वाली पोस्ट है, मतलब एकेडमिक्स वाली पोस्ट है। अगर प्रिंसिपल आप बन जाते हो, जैसे कि ये पोस्ट है प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, तो उसमें आपको दो चीजों के बारे में, आपका रोल से, आपका जो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो दो चीजों के बारे में रहेगी। कुछ एकेडमिक काम आपको करना है, केवल एकेडमिक काम नहीं करना, और वो भी नॉर्मल पढ़ाने वाला काम नहीं है, एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ काम प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम बेसिकली मैनेजमेंट बोल लो, मैनेजरियल काम जो होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल होगी। तो आपको दो तरह के काम करने हैं, तो जो एकेडमिक्स वाला पोर्शन है वो, और जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो। तो एकेडमिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं है, उसको एकेडमिक्स से जुड़ी हुई चीजों को मैनेज ही करना है बेसिकली। तो ये आप इंटरमिंगल्ड है, दोनों चीजें आपस में गुथी हुई है। आपके पास दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक मैनेजमेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी एकेडमिक्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एकेडमिक्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं है जो टीचर्स की रहती है कि खुद पढ़ाना है क्लासरूम में जाके, या बच्चों को कारपेंटरी सिखाना है, या बच्चों को वेल्डिंग सिखाना है, वो काम आपका नहीं है। पर आपको उस सबको को एडमिनिस्टर करना है, मैनेज करना है कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स लाइक फीस एंड बस एंड सैनिटेशन एंड वाटर requirements and everything, लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स, टीचर्स की ट्रेनिंग, सब कुछ उसमें शामिल है। तीसरी यूनिट पूरी की पूरी इन दोनों चीजों पे टिकी हुई है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे गवर्नमेंट, पहली चीज इसमें यह है कि गवर्नमेंट आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहली चीज है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो आईटीआई कॉलेजेस हैं उनका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उसके पास क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस किस पर्टिकुलर चीज के अंदर आते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें इसमें आप रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट में जो जो चीजें आती है, जैसे रिपोर्टिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज है, किस तरीके से एक हायरार्की काम करती है मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, अपर लेवल के जो मैनेजरियल पोस्ट रहती है वो लोअर लेवल के मैनेजरियल पोस्ट को कैसे मैनेज करती है, कौन रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, कौन से रिपोर्टिंग रोल्स रहते हैं, वो तमाम चीज इसके अंदर रहती है ना। स्वॉट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे। स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ,
वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। आपका जो मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी बॉडी चला, कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई कॉर्पोरेट हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऑफिस हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई कॉलेज हो, किसी भी तरह की संस्था को अगर आप, कोई एनजीओ क्यों ना हो, कोई सरकार क्यों ना हो, किसी भी तरह की संस्था को अगर आप रन कर रहे हो जिसमें आपके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट लेवल पे, तो उसको रन करने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंस, कौन सी क्षमताएं, कौन सी कैपेसिटीज आप में होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, कैसे उनको आपको मैनेज करना है, क्या मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है, तमाम चीजें इसके अंदर आपको रहेंगी। मिशन क्या होता है, टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, मिशन गोल से कैसे अलग है, गोल ऑब्जेक्टिव से कैसे अलग है, सभी चीजें इसके अंदर आपको करनी रहेगी। इसके अंदर एक वो भी है एमपीसीएसआर, सिविल सर्विसेज रूल्स, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स, एमपीसीएसआर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा, है ना। तो ये सभी टॉपिक जो है वो यूनिट 3 के अंदर आपको आएंगे, जिसमें आपका सभी मैनेजमेंट वाले टॉपिक है। पर्सनल का मैनेजमेंट, अपने सबॉर्डिनेट काम करने वालों को किस तरह से मैनेज करना है राइट एटीट्यूड के साथ, कैसे उनसे काम करवाना है, मोटिवेशन कैसे देना है लोगों को, पर्सनल्स का मैनेजमेंट कैसे होगा, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे होगा, तमाम जो मैनेजमेंट वाले की पॉइंट्स है वो सब इसके अंदर आपको देखने अलॉन्ग विद एकेडमिक्स। तो ये सभी चीजें जो इसके अंदर आ जाएंगी, और एमपीसीएसआर यानी मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल जो हमारे एमपी में है वो भी आपको इसमें पढ़ने हैं। मतलब जो एमपी के कर्मचारियों के लिए जो नियमावली सरकार ने बनाई हुई है, उन नियमावली भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी अफसर बनेंगे या सरकारी कर्मचारी बनेंगे, तो वो नियमावली का ज्ञान इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है चौथी यूनिट है फोर्थ यूनिट। ये फोर्थ यूनिट जो है इसके अंदर स्कीम्स है, इसके अंदर सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की स्ट्राइव है आपकी, उसके बाद आपकी संकल्प है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, और भी बहुत सारी स्कीम्स जो सरकार चला रही है, जो सब इसके अंदर है, ठीक है ना। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, और पुरानी से पुरानी और नई से नई, इसमें दोनों तरह की, ये जो फोर्थ यूनिट है इसमें दोनों तरह की यूनिट्स है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिट्स भी पढ़नी है और दोनों तरह की स्कीम्स आपको पढ़नी है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी पढ़नी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही की स्कीम्स आपको पढ़नी है। स्कीम्स का मतलब यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह सब उसमें शामिल है, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, है ना, प्रोजेक्ट्स, ये कुछ भी इसमें हो सकता है, मिशन वगैरह जो भी है, प्रोजेक्ट्स और ये दोनों की, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कौन सी स्कीम्स, हर स्कीम नहीं, जिनका संबंध कैसे है, स्किल डेवलपमेंट से है या वोकेशनल ट्रेनिंग से, स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जो स्कीम्स चला रही है उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कुछ स्कीम्स के नाम इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, कुछ आपको अलग से भी पढ़ना है, जैसे संकल्प, स्ट्राइव, पीएमकेवीवाई, सीटीएस, एटीएस, सीआईटीएस, इसके दिए हुए नाम। और कुछ जो नहीं दिए हुए वो आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि वो तो सरकार चला ही रही है ना। जिसमें आपको मेक इन इंडिया भी है, स्किल इंडिया भी है, सीखो कमाओ योजना भी है, विश्वकर्मा योजना भी सरकार लाई है वो भी है, दीनदयाल उपाध्याय योजना भी है जो ग्रामीण रोजगार के लिए है। तो सभी योजनाएं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है सबके बारे में पढ़ना है। कब से शुरू हुई, क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सा चरण चल रहा है, पिछले चरण में क्या हुआ, इस चरण में क्या हुआ, कौन टारगेटेड ऑडियंस है, कौन बेनिफिशियरीज है, क्राइटेरिया क्या है, कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या आउटकम आएगा, तमाम चीजें उसके बारे में आपको पढ़ना है। पुरानी से पुरानी योजना सीटीएस, सीआईटीएस, एटीएस सब नेहरू जी के जमाने से चल रही है, और अभी तक मोदी जी के जमाने तक जितनी योजनाएं आई हैं उनमें से खास खास सभी योजनाओं के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है, और अब जो है आपको ये पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमने इसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो लोग रिकॉर्डेड मैनर में क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3499 में
वो क्लासेस अवेलेबल है। पार्ट बी के लिए, पार्ट बी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल है। उसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, आपके पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिस सेशन भी पूरा का पूरा आपको उसमें एम्बेडेड रहेगा, अलग से कुछ नहीं है। 3499 में, यानी कि 3499 में पूरा का पूरा एम्बेडेड आपको मिल जाएगा। जो लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड अटेंड करना चाहते हैं वो सेशन मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे से आप सभी लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाहे तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फी है वो है 5499 और उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन जो है वो लाइव भी मिलेगा। ठीक है, जो हमारी क्लासेस रहेंगी स्किल डेवलपमेंट वाली वो लाइव भी रहेंगी और बाकी जो है आपकी रिकॉर्डेड मैनर में रहेगी। ठीक है, ये मंडे से शुरू होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी स्किल डेवलपमेंट के एमसीक्यूज वाली सीरीज फ्री में आपको मिलेगी, इसके साथ ही एम्बेडेड है। इसमें पूरा का पूरा कोर्स भी है पार्ट बी का और स्किल डेवलपमेंट की सीरीज भी है। स्किल डेवलपमेंट की सीरीज और स्किल डेवलपमेंट का सिलेबस दोनों लाइव रहेगा, इसके अंदर की चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी। और बाकी जो है आपका स्किल, अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल स्किल डेवलपमेंट के एमसीक्यू का सेशन लेना चाहते हैं, केवल और केवल एमसीक्यूज का सेशन लेना चाहते हैं, तो वो अलग से 400 में एमसीक्यूज का सेशन भी ले सकते हैं। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मैनर में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई कैंडिडेट उन दोनों बैचेस में से कोई ले लेता है तो ये उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उनमें से कोई नहीं ले रहा वो अलग से इसको ले सकता है। ठीक है, अगर आप नॉन टेक वाला सिलेबस या कोर्स लेना चाहते हैं तो नॉन टेक वाला कोर्स भी आपको रिकॉर्डेड मैनर में अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। सभी क्लासेस हमारी नेविगेट प्राइम का जो एप्लीकेशन है, जो आप एंड्रॉइड फोन, आपका आईफोन, लैपटॉप, पीसी कहीं पर भी रनिंग में चला सकते हैं, तो उसके ऊपर नेविगेट प्राइम पे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अटेंड कर सकते हैं। आपको साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको उसका क्वेरी का समाधान जो है वो मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कॉल कर लीजिए। और बाकी ठीक है, तो जल्दी से इसकी शुरुआत कर दीजिए तैयारी की, अब कम समय है। और जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं पुराने वाला, वो लोग भी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे लाइव या आपके मॉक इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। अगर कोई पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटर्न पिछले साल का क्लियर हो गया है, जो इस साल इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, एमपी पीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कारखाना निरीक्षक, इन पोस्ट के लिए अगर आप इस साल इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो हमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन में खत्म कर रहा हूं और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। आप जल्दी से तैयारी में जुट जाइए और बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। आगे इसी तरह के सेशंस में आपसे और मेरी मुलाकात होती रहेगी। आप जुड़े रहिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।